Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you background of age of revival. So friends, पीरियड 1400 से लेकर 1550 के पीरियड को जो है हम एज ऑफ रिवाइवल से एसोसिएट करते हैं। एंड इस टाइम पर जो है अराइवल हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का। एंड प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कैसे होती है? जॉन ग्यूटेनबर्ग ने जो है प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था इंग्लैंड में 1476 के टाइम पर। देन इस प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने के बाद जो है क्या क्या चेंजेस नज़र आए? सबसे पहला, इसके थ्रू जो है जो रिफॉर्मेशन के आइडियाज़ थे वो जो है लोगों में स्प्रेड हो पाए, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग द आइडियाज़ ऑफ रिफॉर्मेशन। देन इसके थ्रू क्या हो पाया? लिटरेसी रेट में इंक्रीज देखने को मिला, यानी लिटरेसी रेट जो है बढ़ने लगा। एंड अब क्या होने लगा था? जो प्रिंटेड बुक्स हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा चीप हुआ करती थी। लोग जो है उसे इजीली जो है एफोर्डेबल प्राइसेस पर ख़रीद सकते थे। एंड जो है अब जो है लोग जो है इनको बहुत इजीली ख़रीद सकते थे, यानी सोशल क्लास से बिलोंग करने वाले लोगों का मैटर नहीं करता था, बल्कि कोई भी किसी भी क्लास का होता था वो जो है ऐसी बुक्स को परचेज़ कर सकता था। एंड अपने आप को जो है अब वो जो है एजुकेट कर सकता था इन बुक्स के थ्रू। वो जो है नॉलेज को सीख कर सकता था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू जो है ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई थी कि अब जो है लोगों को बुक्स जो है बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइजेस पर मिलने लगी थी। देन बुक्स सर्व्ड एज अ सोशल स्टेटस मार्कर, यानी बुक्स के थ्रू जो है अब जो है बुक्स जो है सोशल स्टेटस का सिंबल बन गया था, जिसके थ्रू क्या हो सकता था? जिसके थ्रू जो है लोग अपने आप को एजुकेट कर रहे थे एंड नॉलेज को गेन कर पा रहे थे इन बुक्स के थ्रू। एंड जो है अब जो है ये बुक्स जो है हर किसी को अवेलेबल हो पा रही थी एफोर्डेबल प्राइसेस पर। सो बुक सर्व्ड एज अ सोशल स्टेटस मार्कर। देन printing press came to England in 1476। प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर जो है यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड यूरोप में जो है 1450 में जो है प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन हुआ था। देन फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में, सो उसके बारे में बात करते हैं। सो क्वेश्चन ये था, अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड वाज इंजीनियर्ड बाय, आंसर है विलियम कैक्सटन। देन फ्रेंड्स अब जो है रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। सो रिफॉर्मेशन ये एक तरीके की मूवमेंट थी, और कैसी मूवमेंट थी? रिलीजियस मूवमेंट थी, जिसमें जो है इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया जाता था कि हमें जो है रोमन बिलीफ्स को फॉलो करना चाहिए, फॉलो होली रोमन बिलीफ्स। एंड अब बात करते हैं कैथोलिक्स कौन हुआ करते थे। यानी फ्रेंड्स ये जो है कैथोलिसिज्म भी जो है क्रिश्चियनिटी की प्योरर फॉर्म है, जिसमें जो है रिजिड बिलीफ्स हुआ करते हैं, यानी इन जो भी कैथोलिसिज्म को मानने वाले लोग हैं वो जो है स्ट्रिक्ट बिलीव्स में विश्वास रखते हैं। एंड साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पुराने ख्यालातों वाले होते हैं। देन अब बात करते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है। ये एक तरीके की मूवमेंट है जो कि कैथोलिक चर्च के बिलीव्स के अगेंस्ट थी एंड साथ ही साथ वैल्यूज़ के अगेंस्ट थी, क्योंकि कैथोलिक चर्च जो था वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था एंड ऑर्थोडॉक्स होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिजिड यानी स्ट्रिक्ट था। एंड इसे जो है इस मूवमेंट की शुरुआत जो है किसने की थी? मार्टिन ल्यूथर ने, जो कि एक जर्मन मॉन्क थे। देन मार्टिन ल्यूथर बिलीव दैट ईच पर्सन शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी ओवर हिज रिलीजन। कि मार्टिन ल्यूथर किंग का ऐसा कहना था कि हर एक इंडिविजुअल को जो है अपने रिलीजन को जानने की नॉलेज होनी चाहिए, एंड वो जो है उस नॉलेज को अपने तरीके से जान सकता है। और साथ ही साथ जो है मार्टिन ल्यूथर इस चीज़ को के अगेंस्ट, कम्प्लीटली अगेंस्ट थे कि क्लर्जी मैन जिस तरीके से जो है इंटरप्रेट करके दे रहे हैं लोगों को बाइबल, वो तरीका बिल्कुल गलत है। बल्कि मार्टिन ल्यूथर इस चीज़ पर एम्फेसाइज करते थे कि हर एक इंडिविजुअल को जो है अपने रिलीजन के बारे में जानने की नॉलेज जो है खुद से होनी चाहिए, यानी वो खुद से जो है उन बुक्स को रीड करे, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करे, ना कि उन्हें जो है क्लर्जी चर्च में रहने वाले क्लर्जी मैन जो है उन बाइबल को लोगों के सामने इंटरप्रेट करके दे। So Martin Luther believed that each person should have an opportunity over his religion rather than relying on the clergy। clergy यहाँ पर कौन है?
हेड ऑफ चर्च को जो है क्लर्जी से एसोसिएट किया जाता है। सो इनका इसी चीज़ पर कहना था कि जिस तरीके से क्लर्जी मैन जो है लोगों के सामने बाइबल को इंटरप्रेट करके देते हैं वो बहुत तरीका बहुत गलत है, क्योंकि वो जो है क्लर्जी मैन जो है अपने हिसाब से जो है इंटरप्रेट करके जो है लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। उनका ऐसा कहना था लोगों को जो है अपने रिलीजन के बारे में जानने का अधिकार जो है खुद से होना चाहिए। वो उनको जो है ये अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो बाइबल जैसे रिलीजियस टेक्स्ट को जो है अपने तरीके से अपने हिसाब से जो है इंटरप्रेट करें। देन ही वॉज अगेंस्ट द क्लर्जी हु वॉज गिविंग इंडलजेंसेस। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि मार्टिन ल्यूथर किंग जो थे वो क्लर्जी मैन यानी चर्च में प्रेजेंट क्लर्जी मैन के अगेंस्ट थे, क्योंकि ये क्लर्जी मैन क्या कर रहे थे, ये इंडलजेंसेस को देने की कोशिश कर रहे थे, यानी लोगों को जो है ऑफिशियली पार्डन कर रहे थे उनके सिंस के लिए। एंड मार्टिन ल्यूथर ने क्या किया था, 95 थीसिस को लिखा था जिसमें जो है इन्होंने मिस्टेक्स पॉइंट आउट की थी कैथोलिक चर्च के बारे में। एंड उन मिस्टेक्स को जो है इन्होंने कास्ट चर्च के गेट के बाहर जो है नेल्ड कर दिया था एंड नेल्ड इट टू अ कास्ट चर्च इन ग्यूटेनबर्ग एंड इट वॉज ओरिजिनेटेड इन जर्मनी। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो मूवमेंट है ये कहाँ से जो है इसका ओरिजिन हुआ था। सो मैंने अभी बताया कि मार्टिन ल्यूथर जो कि जर्मन मोंग थे उन्होंने ही जो है इस मूवमेंट यानी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत की थी। सो तभी से जो है इस मूवमेंट का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, जर्मनी से। एंड इन्हें शुरू कौन करता है, मार्टिन ल्यूथर। एंड धीरे धीरे ये जो है यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लोर होती रहती है। देन स्विट्ज़रलैंड, अब जो है जॉन कैल्विन, इन्हें जो है पेरिस से जो है बैनिश कर दिया गया था। सो ही वॉज बैनिश फ्रॉम पेरिस बिकॉज ऑफ हिज बिलीव्स, क्योंकि इनके बिलीव्स ऐसे थे जिसकी वजह से जो है इन्हें पेरिस से बैनिश कर दिया गया था। सो ये जो है बैनिश होने के बाद जो है ट्रैवल यानी इन्होंने जो है ट्रैवलिंग शुरू की एंड ये जो है जेनेवा में चले गए एंड ये जो है वहाँ पर जाकर अदर प्रोटेस्टेंट लीडर से मिले, वहाँ पर जो है इनकी मुलाकात होती है। कैल्विन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग अनदर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेनिज्म। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि कैल्विन जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे क्योंकि इन्होंने जो है अनदर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेनिज्म को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिसे कहा जाता है कैल्विनिज्म। These leaders were protesting against the current Catholic Church practices। कि ये लीडर्स जो है किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी जो करंट कैथोलिक प्रैक्टिसेस जो प्रिवेल हो रही थी उनके अगेंस्ट जो है ये रिवोल्ट कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिजिड थी एंड ऑर्थोडॉक्स थी, कुछ न्यूनेस नहीं थी। देन फ्रेंड्स, क्रिश्चियनिटी की दो फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली है कैथोलिक्स, देन दूसरी है प्रोटेस्टेंट्स या फिर हम कह सकते हैं कैल्विनिज्म। एंड कैल्विनिज्म की शुरुआत किसने की थी, कैल्विन ने, जॉन कैल्विन ने। ये जो है कैल्विनिज्म क्या है, फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेंट बट वॉज अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ कैथोलिसिज्म। यानी ये जो प्रोटेस्टेंट्स है ये जो है कैथोलिसिज्म की प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है, क्योंकि उस पर जो है एम्फेसाइज किया जाता है रिजिड वैल्यूज़ पे और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है कैथोलिसिज्म। देन अब बात करते हैं ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में। सो दिस प्लेग रेवेज एंड किल्ड हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। कि इस प्लेग के कारण जो है एक कंट्री की आधी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इस प्लेग के कारण जो है मर गई थी। इट डिवास्टेटेड पीपल, यानी इस प्लेग की वजह से जो है लोग बर्बाद हो गए थे। एंड चर्च वॉज हेल्पलेस टू स्टॉप इट। एंड चर्च को जो है कुछ क्योर ही नहीं समझ में आ रहा था कि जिसके थ्रू जो है कुछ भी, यानी उन्हें जो है चर्च जो है यानी कैथोलिक चर्च जो है कुछ ऐसा डिस्कवर नहीं कर पा रहा था जिसके थ्रू जो है लोगों को इस प्लेग के द्वारा जो है छुटकारा दिलाया जा सके। सो कैथोलिक चर्च जो है इस चीज़ को जो है नहीं ढूंढ पा रहा था कि किस तरीके से, कोई क्योर ही ऐसा नहीं ढूंढ पा रहा था जिसकी वजह से जो है इस प्लेग के कारण जो है लोगों को छुटकारा दिलाया जा सके इस प्लेग से। प्लेग इज़ नॉट क्योर्ड थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। कि अब जो है लोगों को समझ में आने लगा था कि इस प्लेग को जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करके नहीं क्योर किया जा रहा है। देन फ्रेंड्स, अब जो है रिफॉर्मेशन से रिलेटेड, इस मूवमेंट से रिलेटेड जो है यूजीसी नेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। सो रिफॉर्मेशन वाज प्रीडोमिनेंटली अ मूवमेंट इन
आंसर है रिलीजन। देन religious controversies in England, particularly during 15th century, led to the promotion of English prose. Then, due to religious controversies and Reformation, prose developed. Please remember this. Then, Catholic Church and Reformation or Protestantism is a branch of Catholicism. Very important. Please remember this, most important. Then, अब बात करते हैं पॉलिटिकल कंडीशन। सो उस टाइम पर किस टाइप की पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो प्रिवेल हो रही थी। सो सबसे पहले बात करते हैं वॉर ऑफ रोजेस। सो ये क्या है वॉर ऑफ रोजेस? ये एक तरीके का ड्रामा है इन गेम ऑफ थ्रोन्स। एंड इसे ये वॉर ऑफ रोजेस जो है ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? इंग्लैंड में। ये कहाँ हैपन हुआ था? ये हैपन हुआ था 1455 से लेकर 1485 तक, एंड ओरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड में। दिस वॉज two major royalties in England having royal blood in them. They wanted to rule in England. So friends, इस वॉर के पीछे क्या कारण था? वो कारण ये था कि जो इंग्लैंड की मेजर रॉयलिटीज़ है यानी रॉयल फैमिलीज़ है, उनमें से उन दोनों के बीच में फाइट चल रही थी कि दोनों में से जो है कौन इंग्लैंड को रूल करेगा। एंड इन दोनों ही रॉयलिटीज़ के जो है रॉयल ब्लड थे। दे वॉन्टेड टू रूल इन इंग्लैंड एंड दे हैड अ फाइट बिटवीन देम, एंड इसी फाइट को जो है वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है। दीज रॉयलिटीज़ वॉज, एंड ये रॉयलिटीज़ कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी हाउस ऑफ यॉर्क, जिसे हम वाइट रोज जो है इसका एम्बलम है। देन हाउस ऑफ लैंकास्टर, इसका जो एम्बलम है वो है रेड रोज। दीज पॉलिटिकल ग्रुप इन्वॉल्व इन अ वॉर, कि ये जो पॉलिटिकल ग्रुप थे ये जो दोनों जो है एक इन दोनों के बीच में टसल चल रही थी कि दोनों में से जो है कौन जो है इंग्लैंड को रूल करेगा, विच इज़ कॉल्ड एज वॉर ऑफ रोजेस, एंड इसे ही कहा गया वॉर ऑफ रोजेस। दे फॉट बिटवीन देमसेल्स, ये जो है अपने आप मतलब ये दोनों जो है ये रॉयल्टीज़ जो है अपने आप से जो है लड़ने लगी, यानी एक दूसरे से लड़ने लगी। देन हिस्ट्री ऑफ सिविल वॉर दैट क्रिएटेड हैवॉक इन इंग्लैंड, कि ये जो है एक तरीके का सिविल वॉर था जिसकी वजह से जो है इंग्लैंड में हैवॉक क्रिएट हो गया था ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी। एंड इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। एंड वो टाइम पीरियड क्या था? 1455 से लेकर 1485 तक। इट हैज़ ओरिजिन इन द वाइट रोज विच वॉज द एम्बलम ऑफ यॉर्क, यानी इसका ओरिजिन क्या है? वाइट रोज, जिसका एम्बलम क्या है? यॉर्क, एम्बलम ऑफ यॉर्क। इट इज़ अ पावरफुल स्ट्रगल, ये वॉर ऑफ रोजेस क्या है? एक तरीके की पावरफुल स्ट्रगल है जो कि दो नोबल फैमिलीज के बीच में हुई थी। देन दिस वॉर वॉज वॉन बाय नो वन, कि इस वॉर में, प्लीज़ रिमेंबर दिस फ्रेंड्स, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वॉर को यानी वॉर ऑफ रोजेस में जो है कोई भी एक दूसरे से नहीं जीत पाया था। देन अब बात करते हैं हेनरी द सेवेंथ की। सो ये कौन थे? ये एक तरीके के डिस्टेंट कज़न थे हाउस ऑफ लैंकास्टर के। ही बिकेम द फर्स्ट ट्यूडर किंग। प्लीज़ रिमेंबर दिस, हेनरी द सेवेंथ जो है फर्स्ट ट्यूडर किंग बनना। ही हिल्स रिफ्ट बिटवीन लैंकास्टर, कि ये जो वॉर ऑफ रोजेस है ये 100 ईयर वॉर था। ये कैसे जो है यानी दो फैमिलीज़ की रिफ्ट जो है कैसे सॉल्व हो पाई? वो कुछ ऐसे सॉल्व हो पाई, ही हील्स, यानी ये जो हेनरी द सेवेंथ है इसने जो है रिफ्ट को सॉल्व किया, यानी टेंशन को सॉल्व किया लैंकास्टर और यॉर्क के बीच में। एंड इन्होंने क्या किया था? शादी कर ली थी हाउस ऑफ यॉर्क की डॉटर से। Please remember this. He heals rift between Lancaster and York by marrying a daughter from the house of York. Then Tudor combines white rose of York and red rose of Lancaster. यानी इन्होंने जो है कंबाइन किया था white rose of York and red rose of Lancaster। वो कैसे? क्योंकि इन्होंने जो है हाउस ऑफ यॉर्क की डॉटर से शादी कर ली थी। देन किंग एडवर्ड द थ्री के बारे में बात करते हैं। When he died, he has 3 लिविंग सन्स। जब किंग एडवर्ड द थर्ड की डेथ हो गई थी तब इनके जो थे 3 बेटे जिंदा थे। एंड उस टाइम पर जो है 2 फीमेल मोनार्क्स यानी इनका जो है रूल था। सबसे पहला था क्वीन मोनार्क
जिसे हम मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट से भी एसोसिएट करते हैं एंड साथ ही साथ ब्लडी मैरी से भी एसोसिएट करते हैं। देन बात करते हैं एलिजाबेथ वन, हु इज़ वर्जिन क्वीन। एलिजाबेथ द वन को जो है वर्जिन क्वीन बताया गया है। हु स्टार्टेड इंग्लैंड्स गोल्डन एज, कि इन्होंने ही जो है इंग्लैंड में गोल्डन एज की शुरुआत की थी। देन हेनरी द सेवन स्टार्टेड ट्यूडर डायनेस्टी। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि हेनरी द सेवेंथ ने जो है ट्यूडर डायनेस्टी को शुरू किया था। टिल एलिजाबेथ द फर्स्ट ऑल आर पार्ट ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी, कि हेनरी द सेवेंथ ने जब ट्यूडर डायनेस्टी को शुरू किया था उससे पहले जो थे एलिजाबेथ द फर्स्ट जो भी थी वो भी ट्यूडर डायनेस्टी का पार्ट थी। देन हेनरी द सेवेंथ बिकेम फर्स्ट ट्यूडर किंग। प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड ये जो हेनरी द सेवेंथ थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे हाउस ऑफ लेनकास्टर से। देन हेनरी द सेवेंथ जिन्होंने जो है 1485 से लेकर 1509 तक जो है थ्रोन को एक्वायर करके रखा, इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया, ही टुक इनिशिएटिव टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंग्लैंड, कि इन्होंने जो है इस चीज़ के लिए जो है एफर्ट लगाए कि ये जो है इंग्लैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर पाए। देन ही ब्रॉट पीस टू इंग्लैंड बाय इंस्टीट्यूटिंग गवर्नमेंट रिफॉर्म। इन्होंने जो है इंग्लैंड में पीसफुल रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और वो कैसे, इंस्टीट्यूटिंग गवर्नमेंट रिफॉर्म, यानी इन्होंने जो है गवर्नमेंट रिफॉर्म को इंस्टीट्यूट किया एंड साथ ही साथ रॉयल कंट्रोल को इंक्रीज करने की कोशिश की यूजिंग हिज स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पावर। इन्होंने जो है सेंट्रलाइज पावर को यूज़ किया। ही इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंग्लैंड, एंड साथ ही साथ इन्होंने इंग्लैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जो कि बर्बाद हो गया था वॉर के कारण। ही सेंट स्कॉलर टू लर्न ग्रीक एंड इटली लैंग्वेज। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इन्होंने जो है स्कॉलर्स को भेजा था ताकि वो जो है ग्रीक और इटली लैंग्वेज को लर्न करके आ जाए। देन ही रेन टू बी द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश रेनेसा, कि इन्हीं की वजह से जो है इंग्लिश रेनेसा की शुरुआत हुई। Then England became interested टेकिंग द क्लासिकल कल्चर ऑफ ग्रीक एंड रोम, कि अब जो है इंग्लैंड के लोगों को इंटरेस्ट आने लगा कि कहीं ना कहीं जो है वो ग्रीक और रोमन लिटरेचर में जो है अब उनका जो है इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, यानी क्लासिकल ग्रीक और रोमन लिटरेचर में जो है इंग्लैंड के लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। ही गेव इंग्लैंड स्टेबल रॉयल हाउस, कि हेनरी द सेवेंथ ने जो है इंग्लैंड को स्टेबल रॉयल हाउस देने की कोशिश की। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगनिंग इंग्लिश रेनेसा। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि हेनरी द फिफ्थ जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे इंग्लिश रेनेसा की शुरुआत करने में। देन रेनेसा को जो है रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लिटरेचर से भी हम एसोसिएट करते हैं, जहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने यानी हेनरी द सेवेंथ ने जो है स्कॉलर्स को इटली और साथ ही साथ ग्रीक लैंग्वेज को लर्न करने भेजा था। सो ही सेंट स्कॉलर टू इटली एंड ग्रीक टू लर्न ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। देन हेनरी द एट्थ के बारे में बात करते हैं। सो इनका रेन जो था 1509 से लेकर 1547 तक रहा। इन्होंने जो है 6 बार जो है शादी की थी, ताकि क्योंकि ये जो है एक यानी वंश चाहते थे, एक लड़का चाहते थे जो कि वंश को चला सके, इनके वंश को चला सके। ही वॉज अ टैलेंटेड स्टेट्समैन, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टेट्समैन थे एंड साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर थे। हिज फर्स्ट वाइफ वॉज कैथोलिक। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इनकी पहली वाइफ जिनसे इन्होंने सबसे पहली बार शादी की थी वो जो थी वो कैथोलिक थी एंड हर नेम वॉज कैथरीन। प्लीज़ रिमेंबर दिस, उनका नाम था कैथरीन। एंड इन्हें जो है कैथरीन को क्वीन ऑफ एर्गॉन से भी एसोसिएट किया जाता है। एंड ये जो है जब इनकी शादी हुई तो ये जो है मेल हायर प्रोड्यूस नहीं कर पाई जो कि हेनरी द एट्थ के थ्रोन को चला सके। एंड इन्होंने जो है एक डॉटर को जन्म दिया था जिसका नाम था मैरी। हेनरी द एट्थ वॉन्टेड टू मैरी अनदर लेडी, क्योंकि अब जो है कैथरीन जो है एक मेल हायर प्रोड्यूस नहीं कर पाई थी जो कि हेनरी द एट्थ के थ्रोन को चला सके। अब जो है हेनरी द एट्थ ने डिसाइड किया कि वो जो है दूसरी औरत से शादी करेंगे, बट पोप वॉज अगेंस्ट दिस मैरिज। अब जो थे यानी चर्च में रहने वाले पोप वो जो थे वो इस शादी के अगेंस्ट थे, यानी हेनरी द एट्थ की दूसरी शादी के अगेंस्ट थे। देन
पार्लियामेंट इन 1534 पुट अक्रॉस अ फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। उस टाइम पर क्या हुआ, 1530 यानी पार्लियामेंट ने 1534 में जो है एक एक्ट को रखा, जिस एक्ट का नाम था फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। किंग इज़ द ओनली सुप्रीम हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, जिसमें जो है ये बताया गया कि किंग जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड का सुप्रीम हेड माना जाएगा। द मैरिज बिटवीन हेनरी एंड कैथरीन वॉज नल एंड वॉइड एंड ही डिसइनहेरिटेड हेनरी डॉटर मैरी। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो मैरिज थी, जो शादी थी हेनरी द एट्थ और हेनरी द सेवेंथ एंड साथ ही साथ कैथरीन की, ये जो थी नल और वॉइड प्रूव हो पाई, क्योंकि जो है कैथरीन जो है एक मेल हायर जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से हेनरी द एट्थ ने इस चीज़ को डिसाइड किया था कि ये जो है किसी दूसरी औरत से शादी करेंगे। एंड साथ ही साथ जो है हेनरी द एट्थ ने जो है डिसइनहेरिट कर दिया था कैथरीन की बेटी मैरी को। बिगनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन, एंड इसी से जो है बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है रिफॉर्मेशन की, बिकॉज चर्च ऑफ रोम यानी जो रोम का चर्च है वो सेपरेट हो जाता है इंग्लैंड से। देन ही स्टार्टेड एंग्लिकन चर्च। प्लीज़ रिमेंबर दिस, हेनरी द एट्थ ने जो है एंग्लिकन चर्च की शुरुआत की थी, जिसे हम चर्च ऑफ इंग्लैंड से भी एसोसिएट करते हैं, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि किंग इज़ द हेड, यानी किंग जो है चर्च का हेड माना जाएगा, ना कि पोप, नॉट द पोप। देन जो है हेनरी द एट्थ ने जो है शादी की थी एन बुलीन से। शी वॉज द न्यू क्वीन ऑफ इंग्लैंड, एंड ये जो एन बुलीन थी ये न्यू क्वीन थी इंग्लैंड की। देन शी वॉज ऑल्सो सफ़र्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ मिस कैरेजेस, एंड ये जो है बार बार लगातार जो है इनको मिस कैरेजेस हुआ करते थे। एंड वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ सन, एंड ये भी जो है बेटे को नहीं पैदा कर पाई थी। शी गिवन बर्थ टू एलिजाबेथ, एंड इन्होंने जो है यानी एलिजाबेथ को जन्म दिया था। हु लेटर बिकम इंग्लैंड्स फर्स्ट वर्जिन क्वीन, एंड यही जो थी यही एलिजाबेथ द फर्स्ट, ये जो है बाद में जाकर इंग्लैंड की फर्स्ट वर्जिन क्वीन बनी। हेनरी द एट्थ शी सिड्यूस्ड हिम ड्यू टू विच क्राफ्ट एंड सेंटेंस्ड हर टू डेथ। ये हेनरी द एट्थ ने जो है इन्हें जो है सेंटेंस यानी कर दिया था डेथ के लिए, सेंटेंस्ड हर टू डेथ। देन जेम्स सेमूर गिव हिम अ सन। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन बाद में जो है हेनरी द एट्थ की शादी हो जाती है जेम्स सेमूर से, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है एडवर्ड सिक्स, प्रिंस एडवर्ड द सिक्स। देन फिर बाद में जो है हेनरी द एट्थ की शादी जो है एन ऑफ क्लेव से होती है, देन कैथरीन होवर्ड से होती है, देन कैथरीन पार से होती है। ऑल क्वीन वॉज प्रोटेस्टेंट एक्सेप्ट कैथरीन। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इन हेनरी द एट्थ जिनसे भी शादी करता है उनमें से जो है सारी क्वींस जो है वो प्रोटेस्टेंट होती है, बट कैथरीन को छोड़कर जो है सारी क्वींस प्रोटेस्टेंट होती है, सिर्फ कैथरीन जो होती है वो कैथोलिक होती है। ही डाइड इन 1547। हेनरी द एट्थ की डेथ हो जाती है 1547 में, एंड प्रोड्यूस 3 चिल्ड्रंस। प्लीज़ रिमेंबर दिस। सबसे पहला है मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट, हेनरी एंड कैथरीन की बेटी है। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट जो है वो हेनरी एंड कैथरीन की बेटी है। देन एलिजाबेथ जो है वो हेनरी एंड एन बुलीन की बेटी है। देन एडवर्ड सिक्स जो है वो हेनरी एंड जेम्स सेमूर का बेटा है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तीनों ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है। देन एडवर्ड सिक्स के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने जो है थ्रोन को एक्वायर किया था 1547 से लेकर 1550 तक। व्हेन ही केम टू थ्रोन ही वॉज अ टीनेजर, कि जब ये थ्रोन पर आए थे ये टीनेजर थे। एंड इल विद टर्मिनेटेड डिसीज़, एंड ये बहुत बीमार थे, ड्यू टू विच ही डाइड एट अ वेरी अर्ली एज, एंड इनकी डेथ हो जाती है बहुत कम उम्र में। ही वॉज अ प्रोटेस्टेंट। प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि इनकी मदर भी प्रोटेस्टेंट थी तो फिर ये भी प्रोटेस्टेंट थे। ही एलिमिनेटेड मैनी कैथोलिक चर्च प्रैक्टिसेस, कि इन्होंने बहुत सारी कैथोलिक प्रैक्टिसेस को
एलिमिनेट किया, सिंबल्स को साथ ही साथ बिलीव्स को एलिमिनेट करने की कोशिश की। एंड इन्होंने बुक को इंट्रोड्यूस किया था जिस बुक का नाम है बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स फॉर इंग्लिश पीपल। ही स्प्रेड प्रोटेस्टेनिज्म एंड कंटिन्यूड रिफॉर्मेशन। प्लीज रिमेंबर दिस, इन्होंने जो है प्रोटेस्टेनिज्म को स्प्रेड किया एंड साथ ही साथ रिफॉर्मेशन को कंटिन्यू किया। देन अब बात करते हैं मैरी द वन। सो ये जो थी ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कैथोलिक थी। मैरी द फर्स्ट शी रीइंस्टेटेड कैथोलिसिज्म, क्योंकि इनकी मदर भी कैथोलिक थी, मदर का नाम था कैथरीन। सो ये भी एक्सट्रीमली कैथोलिक थी अपने बिलीव्स में, एंड ये जो है फिर से कैथोलिसिज्म को जो है लेकर आना चाहती थी इंग्लैंड में 1553 से लेकर 1558 तक। देन इन्हें जो है प्रोटेस्टेंट्स ने एग्जीक्यूट कर दिया था। शी अर्न द निक नेम ऑफ ब्लडी मैरी। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इन्हें जो है इन्होंने एक निक नेम को अर्न किया था जिसका नाम है ब्लडी मैरी, बिकॉज शी इन्वेस्टेड सो मच मनी इन एग्जीक्यूटिंग द प्रोटेस्टेंट। इन्हें जो है ब्लडी मैरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारे पैसे जो है इन्वेस्ट किए थे ताकि जो है ये प्रोटेस्टेंट्स को मरवा सकें, क्योंकि ये जो है कैथोलिसिज्म को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी इंग्लैंड में, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ इंग्लैंड में इनके रेन के टाइम पर, यानी जब ये थ्रोन पर थी। देन अब बात करते हैं एलिजाबेथ द फर्स्ट के बारे में, जो कि 1558 से लेकर 1603 तक जो है इन्होंने रूल किया था। हर रेन केम टू बी नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। शी अलाउड बोथ प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स टू लिव टुगेदर। एंड ये जो थी ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, इन्होंने जो है अलाउ किया कि प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स जो है दोनों मिलकर रह सकते हैं। शी वॉज नॉट लाइक एडवर्ड द सिक्स एंड मैरी द फर्स्ट। ये जो थी ये बिल्कुल भी एडवर्ड द सिक्स और साथ ही साथ मैरी द फर्स्ट की तरह नहीं थी। शी वॉज अ रूलर हु फेवर्ड बोथ प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। ये बहुत ज़्यादा जो थी फ्लेक्सिबल थी। ये एक इस तरीके की रूलर थी जो कि फेवर करती थी कि प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स जो है दोनों एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। नो लिस्ट इज रिटन फ्रॉम 1400 टू 1558 बिकॉज इंग्लैंड्स पॉलिटिकल कंडीशन इज़ प्रॉब्लमेटिक। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इस टाइम पर इंग्लैंड की पॉलिटिकल कंडीशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। देयर वाज पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी प्रिवेल कर रही थी। एंड इस टाइम पर जो है किसी भी तरीके की अच्छी लिटरेचर का प्रोडक्शन नहीं हो पाया था पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से। देन अब बात करते हैं टू मेजर वॉयजेस इस टाइम पर। पहली जो वॉयज थी वो क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि स्पेन से बिलोंग करते थे, उन्होंने जो है 1492 में जो है ट्रैवल किया था एंड उन्होंने जो है डिस्कवर किया था अमेरिका को। देन नेक्स्ट वॉयज जो थी वो वास्को द गामा की थी। ये जो थे पोर्तुगीज़ थे। 1497 में इन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया था। देन अब कुछ इंपॉर्टेंट बाइबल के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले थी वाइक्लिफ वलगेट बाइबल। फ्रेंड्स इन्हें जो है सीरीज़ में लिख लेना, क्योंकि इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी में जो है अरेंज करने को दे दिया जाता है। वाइक्लिफ वलगेट बाइबल जो थी 1382 में पब्लिश हुई थी। ही डिड वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, कि जॉन वाइक्लिफ ने जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया था, इस लैटिन बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। देन ग्यूटनबर्ग बाइबल जो थी वो 1454 में आई थी। दिस वाज अ फर्स्ट बाइबल प्रिंटेड बाय जॉन ग्यूटनबर्ग। प्लीज़ रिमेंबर दिस क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन थी टिंडल बाइबल जो कि 1525 में आई थी। इसे कंप्लीट बाइबल से रेफर किया जाता है। इस बाइबल में जो है न्यू टेस्टामेंट के बारे में बताया गया था। देन कोवरडेल बाइबल, ये भी एक तरीके की कंप्लीट बाइबल थी जो कि 1535 में आई थी। देन जेनेवा, ये एक तरीके की वर्स डिवीजन थी जो कि 1557 में आई थी। देन जेम्स बाइबल जो कि 1612 में आई थी। देन रिवाइज बाइबल 1952 में। देन लास्ट थी हॉलमैन स्टैंडर्ड बाइबल इन 2004। फ्रेंड्स इन पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.